पेशाब चिटवाया आपसे? हाँ। सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? देख लो बस। अरे बाप रे। तो जिस बुजुर्ग की तस्वीर दिख रही है उनकी मतलब मैं मनोदशा समझ सकता हूँ कि उनको अभी अपने फैसले लेने का वो दौर नहीं रहा है। मतलब वो कहीं भी पेशाब कर सकते हैं अब। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक समझदार समाज जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान समझता है वो उससे पेशाब चटवा रहा है। तो ये तो भाई एफआईआर करके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि ये चल क्या रहा है। और ये फेलियर ऑफ स्टेट है। राज्य फेल हो जाता है किसी को सुरक्षा देने में। अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो राज्य की गलती है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र हाई कोर्ट के एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बुजुर्ग हैं जिनको आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको पेशाब चटवाया, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आरएसएस की जो दादागिरी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। ये लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और हिंदुत्व की जो एजेंडा है उसको लागू करने की बात करते हैं, लेकिन जहां पर देखने को मिल रहा है कि एक समुदाय को जिस तरह वो टारगेट करते हैं, मंदिर में नहीं जाने देते, ऐसी खबरें हमेशा आती रहती हैं। क्या कहेंगे सर, जो ये खबरें अभी सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देख रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस के ऊपर आप एडवोकेट भी हैं। नहीं देखिए, एक तो इंडियन जुडिशरी में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीजेआई के ऊपर जूता फेंका गया। और समाज में नफरत की जो खाई है वो अपनी पराकाष्ठा पे है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से अब जो है इतिहास बदलने की तैयारी कर रहे हैं कि भाई देखो जिसके योगदान है महापुरुषों के उसके मिटाया जाए, इतिहास ही बदल दिया जाए। अब वो तो उस दौर पे आ गए हैं कि इतिहास ही बदल दिया जाए। मतलब जो संविधान रचयिता है 75 सालों से जो चीज नहीं बदल सके वो आज बदलने की तैयारी है कि भाई हम ये बदल देंगे वो बदल देंगे। न जाने क्या बदल देंगे, वो तो हमको भी नहीं समझ में आता क्या बदल देंगे और कहाँ से साक्ष्य लाते हैं कि क्या है। जो इतिहास के पन्नों में है वो पन्नों में है। आप कोई नई चीज तो नहीं लेके आ रहे हो। ठीक है। अब आज भी अगर 75 सालों के बाद, जबकि वो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है या रामराज चल रहा है, अमृत महोत्सव बकायदा सरकारी विभाग में मनाया जाता है कि भाई अभी आप शासन की अमृत व्यवस्था में हैं जहां किसी गरीब के ऊपर कुछ अत्याचार नहीं होगा। और उस दौर में ऐसी खबरें कि किसी बुजुर्ग और बच्चे एक समान होते हैं। विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि बच्चों को भी इम्यूनिटी है और बुजुर्गों को भी इम्यूनिटी है। कानून उनको विशेष प्रावधान देता है कि जो इसकी रैशनल थिंकिंग की एक माइंडसेट जो जा चुका हो कि बच्चे नहीं बराबर फैसला कर सकते और बुजुर्ग भी नहीं बराबर फैसला कर सकते कि भाई कहाँ पेशाब करना है, कहाँ क्या करना है। वो जिस बुजुर्ग की तस्वीर दिख रही है उनकी मतलब मैं मनोदशा समझ सकता हूँ कि उनको अभी अपने फैसले लेने का वो दौर नहीं रहा है। मतलब वो कहीं भी पेशाब कर सकते हैं अब। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक समझदार समाज जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान समझता है वो उससे पेशाब चटवा रहा है। तो ये तो भाई एफआईआर करके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि ये चल क्या रहा है। और ये फेलियर ऑफ स्टेट है। राज्य फेल हो जाता है किसी को सुरक्षा देने में। अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो राज्य की गलती है कि कोई बुजुर्ग के साथ ऐसा हो गया और उस घटना संज्ञान में आई तो तुरंत के तुरंत एफआईआर होनी चाहिए उस पर। जी, ये तो वही एनजीओ के हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस जैसा संगठन। ये तो बहुत बड़ा एनजीओ है। तो उस एनजीओ से आते हैं, इसको लेकर किस तरह देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से बड़ा इसका महिमा मंडल करते हैं सर? नहीं देखो, ऐसा है, सही गलत लोग कहीं भी हो सकते हैं। आरएसएस से आते हैं तो आरएसएस को अपनी विचारधारा पे रिकंसीडर करना होगा कि ऐसे लोग ये क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है समाज में और आरएसएस का कितना बड़ा नाम वो लोग कर रहे हैं। कि किसी दलित को अगर उसने पेशाब कर दिया है, मुझे लगता है 70-80 के करीब उनकी उम्र होगी जो जिन्होंने पेशाब किया है। मतलब उनकी रैशनल थिंकिंग नहीं है कि वो कहाँ पेशाब करना है या कहाँ जाना है। आप भी समझते होंगे। तो अगर ऐसे बुजुर्ग को कोई जवान युवा कोई जाके ये सब करे या किसी संस्था विशेष का नाम लेके किसी को मारोगे पीटोगे तो ऐसी कंडीशन में स्टेट फेल हो जाता है। अपना संविधान फेल हो जाता है। जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है वो फेल हो जाता है। पुलिसिंग व्यवस्था फेल हो जाती है कि ऐसे किसी पे अत्याचार हो रहा है, हर मामले को कोर्ट कचहरी तक तो नहीं खींचा जा सकता।
और जुडिशरी ऐसे ही बेवकूफी भरे जो लोगों के कृत्य हैं, दिन में मतलब मैंने पुलिस वालों को भी बेचारों को देखा, दिन भर ऐसे लोग, मानसिकता का एक अभाव आ चुका है, पढ़े लिखे लोगों में वो अभाव आ चुका है कि गलत सही क्या है वो अगर सोचना शुरू कर दें तो हो सकता है ऐसी घटनाएं ना घटित हो। लेकिन अभी भी हमको ये है कि छुआछूत, दलित, अमीर, गरीब, ये आज भी सुनने को मिलता है और इसमें भेद किया जाता है। तो उसने समाज में खाई का काम किया है, बढ़ने का काम तो नहीं किया है। धर्म को किस एंगल से देखते हैं सर? क्या धर्म यही चीजें सिखाता है कि जो आपके ही धर्म में 4 वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जो निचले पायदान में आने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है? आप कहते हो कि हम सब हिंदू हैं, गर्व से कहो, और ऐसी कुकृत्य करके फिर उसके बाद आप कहते उनको जतवाते हुए कि आपका धर्म में यही औकात है। किस तरह देखते हैं? कौन सा ऐसा धर्म है जो मानव को मानव नहीं समझता? क्या कहेंगे सर? नहीं, धर्म व्यवस्था देखिए, धर्म व्यवस्था देश में जब संविधान लागू हुआ और वर्ण व्यवस्था या और व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गई, एक व्यवस्था रह गई, संविधान की व्यवस्था। अब देखिए, कोई क्षत्रिय है वो व्यापार का काम कर रहा है तो बनिए का काम कर रहा है, कोई दलित समाज का जाके आर्मी में भर्ती होके देश की सेनाओं के साथ खड़ा होके लड़ रहा है तो वो वर्ण से छत्री हो गया, क्योंकि जो जो छत्री के काम था वो करने लगा, आप भी समझ रहे हो। तो अब वर्ण व्यवस्था देश में नहीं रही। रही बात धर्म की, धर्म एक ही है, राष्ट्र धर्म। देश के लिए काम कीजिए, देश के को आगे बढ़ाइए, देश के लिए जो भी बन पड़ता है वो कीजिए। पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। फिर आपकी जो व्यक्तिगत जो आपको इम्यूनिटी दी गई है कि आपको मंदिर जाना है जाइए, आपको गुरुद्वारा जाना है जाइए, आपको मस्जिद जाना है जाइए, आपकी जो व्यक्तिगत आस्था है वो आस्था को जो है आप कर सकते हो। आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी आस्था को पे आगे बढ़िए और आप आस्था के साथ काम कीजिए। संविधान इसकी आपको स्वतंत्रता देता है कि आप वो कीजिए, लेकिन इस तरीके का काम मत कीजिए जो उन्होंने किया है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस तरह आप देख रहे हो कि एमपी में जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है, आप भी जान रहे हैं कि जिस तरह एक समुदाय को नीले कबूतर, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के फॉलोअर है उनको कहा जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताया जा रहा है, बी.एन. राव को भी बताया जा रहा है संविधान निर्माता है। तो कोई संविधान निर्माता है तो पूरा बाकायदा सब पूरा देखिए, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी, झूठी पब्लिसिटी लेकर वो राज्यसभा या किसी को खुश करने का मामला है, ये सब समझ रहे हैं कि लेकिन सर जिस तरह ये मामला तेजी से चल रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और संविधान निर्माता पे बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो देश के जो कानून सत्ता वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, मैं तो देखता हूँ, देखो जिस जिस वर्ग ने उसको चैलेंज किया है वो वकील लोग हैं, और वकील लोग हैं, अगर आप में विद्वता है तो आप सीधी सी बात है एक पिटीशन फाइल कीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और जो सुप्रीम कोर्ट आज भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अटकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की प्रतिलिपियां मंगाई जाती है कि उस समय बाबा साहब ने क्या कहा था, उसके प्रत्युत्तर में लोगों ने क्या कहा था, क्या उनके मन में इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर था कि किस मंशा से उस कानून को बनाया गया था। आप भी जानते होंगे इंदिरा साहनी का केस है, आरक्षण के बेस पे दूसरे केस हैं। तो उस दौरान वो चीजें मंगाई गई कि उस समय क्या मनोदशा थी लॉ मेकर्स के, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के क्या मनोदशा थी कि वो क्या करवाना चाहते थे, क्या देश को क्या देना चाहते थे। आज उसी मनोदशा को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट या उनके जजेस जो ऑनरेबल हैं वो अपने आज भी जो फैसले सुरक्षित करते हैं। और कोई लॉ का वर्ग का लॉयर्स अगर आज ऐसी बात बचकानी बातें करते हैं तो भाई आपके पास एक पावर है, आप जाइए सर्वोच्च संस्था के पास और ये क्वेश्चन को एक दिन में खत्म कर लीजिए, इस पे जहर मत घोलिए। आपके पास अच्छा खासा पावर है, वकील हो, आप जाइए रिट पिटीशन डालिए, पीआईएल डालिए कि साहब जो है हम तो कहते हैं ये कानून कहता है दूसरा कुछ, तो हम सही कि कानून सही, भाई संविधान सही, हमारे मन में जो चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ रहा है वो सही। क्लियर सर किया जाएगा ना, विद इन
जी, आप तो सर वकालत के क्षेत्र से आते हैं, बाकायदा लोग जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट भी है, डिबेट को पढ़ लीजिए कि जी किसके बीच में क्या जी क्या डिबेट हुए। लेकिन सर जो ये जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं और उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, बाकायदा पब्लिसिटी मिल रही, लोग जी वो लोग खुश करना चाहते हैं। और सर इसमें जो मासूम लोग होते हैं वो पिसते हैं, जैसे आप राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसमें बहुत सारे क्षत्रिय समाज के जो लीडर हैं वो भी कूदने का काम कर रहे थे इस आंदोलन में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो उन तमाम युवाओं तक आप क्या, क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं, राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं एक समाज का, तो किस तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम युवाओं तक जो आज सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और धर्म के मतलब धर्म में जैसे हिंदुत्ववादी और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए क्या होता है ना, अधूरा ज्ञान तकलीफ देता है। जब किसी को ज्ञान की जरूरत हो तो वो ज्ञान पुस्तकों में भरा पड़ा है। मतलब संविधान संविधान से रिलेटेड इतनी बुक्स हैं कि आप पढ़ेंगे तो आधी जिंदगी निकल जाएगी, और जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान आएगा, और हर चीज का जवाब उसी में है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया इन सब पे जो आधा अधूरा ज्ञान, किसी ने 4 लाइन डाल दे दिया, उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने क्या किया था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी देश में, कहाँ कहाँ समझौते करके 565 राज्यों को एक किया गया, सब लोगों को कैसे समझाया गया, हर समाज को कैसे जोड़ा गया, भारत उस समय किस किस परिस्थितियों से लड़ रहा था। आज तो भाई आप जवाहरलाल नेहरू साहब पे भी लोग डिबेट कर देते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो पटेल साहब को बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ये उनके साथ ये हो गया, उन्होंने ये कर दिया। अरे जिन्होंने किताबें पढ़ी नहीं, कालखंड पढ़ा नहीं, और चीजें उनके रैशनल थिंकिंग में आती नहीं, वो समझ पाते नहीं, 4 लोगों ने उकसाया, आप ऊपर आ गए कि नहीं नहीं ऐसा हो गया, मार देंगे पीट देंगे। तो ये तो आप जब तक ये करते रहोगे तो कोई ना कोई आपको मूर्ख बना के, आपको समाज के फ्रंट लाइन में डाल के आपके ऊपर एफआईआर करवाता रहेगा। आप जाइए, भटकिए। यही हो रहा है ना कि जो 10 लोग उछाल देते हैं और 100 लोग मार पीट करके समाज में जो अशांति फैला देते हैं। पढ़िए, पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे तो सब चीज का तोड़ वही है। आप समझ रहे हैं कि आप अगर बुक उठा लीजिए तो आप सब चीज की शांति मिल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि उस समय कानून मंत्री को क्या ज्ञान था, कितनी डिग्रियां थी, और उस स्टेज पे पहुंचने के बाद आदमी जो बोलता है वही कानून हो जाता है। समझ रहे हैं? जी जैसे जी एक जी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो जब जो चीज कहते हैं अगर उसको लाइन से लिखना शुरू करो तो वो एक कानून की तरह होता है। वो जो बोलते हैं वो कानून होता है, वो डिक्टेट करते जाते हैं, जजमेंट लिखा जाता रहता है। तो जब कोई विद्वान इस स्तर पे पहुंच जाता है तो वो जो भी बोलता है वो हर एक लाइन कानून होता है, कि वो जो उस स्तर पे वो विद्वान पहुंचा था। आज आप उस नेता को, उस विद्वान को न पढ़े न लिखे, आप उसको सिर्फ एक दायरे में फ्रेम कर रहे हो, नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तब तो भाई आप तो इस हिसाब से अपने बुजुर्गों को भी बोलते होंगे कि भाई इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, और लास्ट में आपने कुछ नहीं किया। मतलब जी जी जिन्होंने कुछ नहीं किया वो पूर्वजों को दिखाते रहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे जी लोगों को हम समझा नहीं सकते, कोई भी नहीं समझा सकता है। ये आप जी समय के साथ समझ जाएंगे।